सुवेंदु अधिकारी के हाथों नंदीग्राम में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी ने विधायक बनने के लिए अपने सारे घोड़े एक साथ खोल दिए। सुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने सबसे पहले हाईकोर्ट पहुंच गई। तब लगा कि हाईकोर्ट का फैसला आने में वक्त काफी लग सकता है। तब खिंचती हुई ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के जज कौशिक चंदा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। लेकिन इस खेल में नुकसान ममता बनर्जी का ही हुआ। पूरे देश में उनकी फजीहत हुई सो अलग। फिर आनन फानन में ममता बनर्जी ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित करवा दिया ताकि पिछले दरवाजे से वो विधायक बन जाए। लेकिन यहाँ भी ममता बनर्जी को अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ और लगता नहीं है कि ममता बनर्जी विधान परिषद का गठन करवा पाएंगी। अब ले देकर एक ही रास्ता बचा है, जैसे हो चुनाव आयोग को दबाव में लेकर उपचुनाव नवंबर से पहले करवा लिए जाएं, नहीं तो ममता बनर्जी का सीएम बने रह पाना मुश्किल होगा। इसी बेचैनी में बयानों के तीर भी ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं ने खूब चलाए। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ कि तीसरी की आहट सुनाई देने लगी है। केरल सरकार ने 17 और 18 जुलाई को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में चुनाव आयोग उपचुनाव करवाने का खतरा नहीं मोल ले सकता। लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जल्द विधानसभा उपचुनाव कराने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग को ज्ञापन देगा और राज्य में जल्द उपचुनाव कराने की मांग करेगा। विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी से पराजित हुई हैं। संविधान के नियम के अनुसार 6 महीने के अंदर ममता को विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना होगा। सूत्रों का कहना है कि प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन, सुवेंदु शेखर राय और लोकसभा के सांसद सौगत राय शामिल हो सकते हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि उपचुनाव के लिए और दिनों की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं। कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल 7 दिनों के चुनाव प्रचार में उपचुनाव कराने की मांग करेगा। फिलहाल बंगाल में कोरोना का संक्रमण कम है। ऐसी स्थिति में 7 दिनों के चुनाव प्रचार का समय देकर उपचुनाव कराए जा सकते हैं। तृणमूल का कहना है कि बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुए। 7वें और 8वें चरण में कोरोना संक्रमण काफी बढ़ गया था, लेकिन अब तो संक्रमण की दर काफी घट गई है, तो फिर उपचुनाव कराने में क्या परेशानी है। बंगाल में खरदा, शांतिपुर, भवानीपुर, दिनहाटा और गोसाबा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है, जबकि मुर्शिदाबाद की 2 सीटें, शमशेरगंज और जंगीपुर में आम चुनाव होना है, क्योंकि अप्रैल में 2 प्रत्याशियों की कोरोना से मौत हो जाने के बाद इन दोनों सीटों पर मतदान नहीं हो सका था। वहीं नंदीग्राम में पराजित होने के बाद ममता बनर्जी अब भवानीपुर से उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। हाल में ममता के मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर विधानसभा सीट के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। यह विधानसभा सीट भी रिक्त है। यही नहीं, बंगाल में राज्यसभा की 2 सीटें भी खाली हैं। मानस भुइयां के विधायक चुने जाने और फिर मंत्री बनने के बाद राज्यसभा के सदस्य पद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। वहीं दिनेश त्रिवेदी भी इस्तीफा देकर मार्च में भाजपा में शामिल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू हो या अरविंद केजरीवाल या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह, सब एक दूसरे को बिजली के झटके देने के चक्कर में हैं। पंजाब कांग्रेस के आंतरिक झगड़ों के बीच बिजली का रगड़ा भी तेज हो गया। केजरीवाल मुफ्त बिजली का वादा कर रहे हैं तो सिद्धू पंजाब मॉडल और अपने विजन पर फिदा हैं। किसानों और बिजली संकट का रोना रोकर वे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन इन तीनों में से कोई इस बात की ना तो चर्चा कर रहा है और ना यह वादा कर रहा है कि वे राज्य के किसानों और उद्योगों का 24 घंटे बिना किसी बाधा के बिजली उपलब्ध करवाएंगे। बिजली संकट से जूझ रहे पंजाब में बड़े उद्योग लगभग बंद हो गए हैं। जो बचे कुचे हैं उनकी हालत बिजली की कमी की वजह से खस्ता है। सभी उद्योगों को बिजली की आपूर्ति न मिलने से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन पंजाब की गद्दी के दावेदार ये सारे नेता बिजली पर सियासी महफिल जमाए बैठे हैं। लेकिन इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कदम उठाया कि ये पूरी महफिल ही लूट गए। योगी आदित्यनाथ ने पंजाब के उद्योगपतियों को कम दरों पर 24 घंटे बिजली देने की पेशकश करके कांग्रेस और केजरीवाल का जायका ही बिगाड़ दिया। योगी ने पंजाब के उद्योगपतियों से कहा कि यदि वे यूपी में नई इकाई को शिफ्ट करते हैं या स्थापित करते हैं तो उन्हें इस ऑफर का लाभ मिलेगा। लुधियाना के उद्योगपतियों के इस संबंध में उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ लखनऊ में बैठक हुई जो 3 घंटे तक चली। फेडरेशन ऑफ डॉइंग फैक्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष टीआर मिश्रा ने कहा कि मुझे यूपी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का फोन आया, जिन्होंने मुझे बताया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लुधियाना के उद्योगपतियों से मिलना चाहते हैं। उद्योगपति उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। हम इस प्रस्ताव से सहमत हुए और हमने लखनऊ के लिए उड़ान भरी। यहाँ हमने सीएम के साथ बैठक की। उन्होंने आगे कहा कि सीएम योगी ने वादा किया है कि पंजाब की तुलना में उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली दी जाएगी।
वो भी सस्ते दरों पर। इसके अलावा यूपी सरकार औद्योगिक इकाइयों की उच्च सुरक्षा और अधिक निश्चित करेगी। हमें आने वाली नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निकट यमुना एक्सप्रेसवे जैसे मुख्य क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए अतुलनीय प्रोत्साहन और विकल्प का वादा किया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। यूपी सरकार द्वारा निर्धारित प्रस्तावों पर औद्योगिक संघ और व्यवसायी चर्चा कर रहे हैं। उनके द्वारा जल्द ही सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। मिश्रा ने सीएम द्वारा दिए गए प्रस्तावों को आकर्षक बताते हुए कहा कि सबसे बड़ा फायदा यह है कि लुधियाना के कारखानों में काम करने वाले लगभग 90% श्रमिक यूपी से हैं। सीएम से मिले प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख गुरमीत सिंह कुलार ने कहा कि बैठक काफी अच्छी रही। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए समर्थन और फास्ट ट्रैक की अनुमति देने का वादा किया है। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह बनाए रखते हुए उद्योग जगत के लिए पूरी तरह से शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि यूपी ईस्टर्न कॉरिडोर का हिस्सा है, जो सस्ते और आसान माल की आवाजाही सुनिश्चित करेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। कुलार ने कहा कि सरकार ने इच्छुक व्यवसायियों को पूर्ण विकसित औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध कराने का वादा किया है। यूपी सरकार द्वारा प्रस्तावित जमीन की कीमत 5,000 रुपए प्रति वर्ग गज बताई गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर एवं औद्योगिक विकास सचिव नीना शर्मा ने प्रतिनिधि मंडल को निवेशकों को मिलने वाले वित्तीय लाभों की जानकारी दी। पंजाब के उद्योगपति इस साल मार्च से ही यूपी के सीएम योगी से मिलने की योजना बना रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बैठक में देरी हुई। मिश्रा ने कहा कि यह महज संयोग है कि यह ऐसे समय में हुआ जब पंजाब बिजली संकट से जूझ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हरीश रावत पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच फंसे पेच को सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने उत्तराखंड में पेच फंसा दिया है। हरीश रावत चाहते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही लड़े, और अगर कांग्रेस के भाग्य से सत्ता का छीका टूटे तो मलाई वे चाट कर जाएं। और इसी वजह से पंजाब और राजस्थान के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस में भी बवाल मचने लगा है। हालांकि सोनिया गांधी पंजाब के अलावा उत्तराखंड में भी हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वे जानती हैं ऐसा करना जरूरी है, वरना पंजाब से सत्ता जा सकती है और उत्तराखंड में सत्ता वापसी का जो मौका बनता दिख रहा है वह असम की ही तरह हाथ से फिसल सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस में चेहरों की लड़ाई है। हरीश रावत चाहते हैं कि कांग्रेस किसी चेहरे के साथ चुनाव में जाए, जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह चाहते हैं कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। विपक्ष की नेता रही इंदिरा हृदयेश भी इस मामले में प्रीतम सिंह के साथ थीं, लेकिन उनके निधन के बाद हरीश रावत कैंप ने चेहरा घोषित करने को लेकर पूरा जोर लगा दिया है। बात कांग्रेस आलाकमान तक पहुंची है और हरीश रावत और प्रीतम सिंह के समर्थकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। सूत्रों का कहना है कि हरीश रावत कैंप ने कांग्रेस आलाकमान के सामने जो नया फॉर्मूला रखा है वह ये है कि प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर खाली हो चुके नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया जाए और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी ब्राह्मण चेहरे को चिपका दिया जाए और हरीश रावत को मुख्यमंत्री का पद कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। हरीश रावत की महत्वाकांक्षा कांग्रेस के लिए नई नहीं है। हरीश रावत हो या फिर अशोक गहलोत या कमलनाथ, ये सारे नेता ऐसे हैं जो सत्ता से कांग्रेस के बाहर होने पर दिल्ली में डेरा जमा लेते हैं और जैसे ही सत्ता की उम्मीद बढ़ती है वापस लौटकर सीएम पद पर अपना दावा ठोक देते हैं। मतलब ये कि विपक्ष में रहकर जो नेता पूरे 5 साल तक संघर्ष करता है वह सत्ता मिलने के बाद भी संघर्ष ही करता रह जाता है और मलाई कोई दूसरा खा जाता है। राजस्थान में भी यही संकट है और अब उत्तराखंड में भी यही सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीतम सिंह युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी को अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए यही शर्त भी रखी है कि उनके करीबी शख्स को संगठन की कमान सौंपी जाएगी। जबकि हरीश रावत ने पूर्व विधायक गणेश गोदियाल का नाम आगे बढ़ाया है। प्रीतम सिंह गढ़वाल से आते हैं और ठाकुर जाति से हैं। उन्हें अगर नेता विपक्ष बनाया जाता है तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं से बनाना होगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का ये पद ब्राह्मण या दलित जाति के खाते में जा सकता है, लेकिन किसी ब्राह्मण चेहरे को इस पद पर बिठाने की चर्चा तेज है। प्रीतम के चहेते भुवन कापड़ी इस शर्त पर फिट बैठते हैं क्योंकि वह ब्राह्मण भी हैं और कुमाऊं से भी आते हैं, जबकि गणेश गोदियाल भी ब्राह्मण हैं लेकिन वह गढ़वाल मंडल से आते हैं। ऐसे में प्रीतम सिंह के नेता विपक्ष बनने की सूरत में पार्टी गढ़वाल मंडल से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चुनाव में जोखिम नहीं लेगी। इसका मतलब प्रीतम सिंह की पसंद को तरजीह मिल सकती है। कुमाऊं से प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में एक ब्राह्मण चेहरे और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी का भी नाम लिया जा रहा है। आलाकमान ने इतने छोटे राज्य में इतने कठिन सियासी हालात को देखकर गेंद प्रदेश प्रभारी के पाले में डाल दी है।
इन दिनों उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी का दायित्व देवेंद्र यादव के पास है। देवेंद्र यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार दूसरे दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है और पार्टी जल्द ही प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मामले में फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिवसेना और एनसीपी पर नाना पटोले की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद एमबीए गठबंधन में उठापटक का सिलसिला तेज हो गया है। महाराष्ट्र के इस सियासी संकट के बीच कांग्रेस प्रभारी एच.के. पाटिल, राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट और लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान ने शरद पवार से मुलाकात की। नाना पटोले के विवादित बयान के बाद इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना और एनसीपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। नाना पटोले ने कहा था कि महाविकास आघाड़ी में सहयोगी शिवसेना और एनसीपी को लगता है कि उनकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण उनके पैरों तले से जमीन खिसक रही है। पटोले ने मुंबई से लगभग 125 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन लोनावला में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस महाराष्ट्र में खुद को फिर से मजबूत कर रही है और इससे शिवसेना तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बेचैनी है। पटोले ने अपने भाषण में शिवसेना और एनसीपी का नाम लिए बिना उनका जिक्र किया। कांग्रेस शिवसेना के नेतृत्व वाले 3 दलों के गठबंधन एमवीए की सरकार का हिस्सा है। उन्होंने ये संकेत देने की भी कोशिश की कि सरकार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि हर सुबह 9 बजे राज्य में क्या हो रहा है, इस पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को खुफिया रिपोर्ट सौंपी जाती है। कांग्रेस खुद को पुनर्जीवित कर रही है और रिपोर्ट उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसका रही है। मैं यहाँ लोनावला में हूँ और ये जानकारी उनके पास जाएगी। मामला गर्म हुआ तो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने बयान पर सफाई दी। पटोले ने कहा कि उनकी आवाजाही पर नजर रखने और जासूसी कराने के बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है कि राज्य सरकार मुझ पर नजर रख रही है। मेरे आरोप केंद्र के खिलाफ थे। नाना पटोले ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी द्वारा कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस राज्य की नंबर 1 पार्टी बनेगी। कई लोग राज्य में हमारी प्रगति से जल रहे थे। ईंधन की कीमतों में वृद्धि और महंगाई के मुद्दे को छिपाने के लिए बीजेपी ऐसी चाल चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी के टिकट पर जीवन का पहला चुनाव जीतकर मुकुल रॉय ममता बनर्जी की पार्टी में भाग गए, लेकिन विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब बंगाल में विधानसभा का अध्यक्ष ममता बनर्जी की पार्टी के विमान बनर्जी हैं, इसलिए वे दल बदल कानून के हिसाब से मुकुल रॉय की सदस्यता खत्म नहीं करेंगे और मामले को टालते रहेंगे। इस बीच विमान बनर्जी ने लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मुकुल रॉय को बना दिया, जो कायदे से बीजेपी के पास होना चाहिए। ममता बनर्जी के इशारों पर खेल रहे स्पीकर को बीजेपी ने बड़ा झटका दे दिया और अपनी तरफ से साफ कर दिया कि वे मुकुल रॉय की सदस्यता को खत्म करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी इस खींचतान का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने विधानसभा की सभी 8 समिति से इस्तीफा थमा दिया। इसके बाद में बीजेपी विधायक दल के सदस्यों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा में कुल मिलाकर 8 स्थायी समितियां हैं और आमतौर पर विपक्षी विधायकों को उन समितियों का अध्यक्ष बनाया जाता है। इन समितियों के मनोनीत अध्यक्ष बीजेपी के सभी 8 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पत्र में कहा गया कि पार्टी के निर्देश के बाद विधायक स्थायी समितियों से इस्तीफा दे रहे हैं। इन 8 विधायकों में मिहिर गोस्वामी, मनोज तिग्गा, कृष्णा कल्याणी, निखिल रंजन डे, विष्णु प्रसाद शर्मा आदि का नाम शामिल है। अपना इस्तीफा सौंपने के बाद तिग्गा ने कहा, ये सच है कि कोई नियम नहीं है, लेकिन यही प्रथा रही है कि अध्यक्ष विपक्ष की ओर से प्रस्तावित नाम की अनुमति देगा और उन्हें पीएसी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन इस राज्य में कुछ भी ठीक से नहीं होता है। मुकुल रॉय, जिन्हें हमारी पार्टी ने खारिज कर दिया है, उनको पीएसी का अध्यक्ष बनाया गया है। हमने विरोध किया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। स्थायी समितियों का अध्यक्ष बनना बेकार है और इसलिए हमने इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। बीजेपी ने पीएसी के अध्यक्ष के रूप में अशोक लाहिड़ी के नाम का प्रस्ताव रखा था और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने मुकुल रॉय के नाम का प्रस्ताव रखा था। स्पीकर विमान बनर्जी ने आखिरकार रॉय को पीएसी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। ये मामला एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया है। हालांकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा कि फैसला अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है।
वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये फैसला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रभावित है और इसके बारे में पूछे जाने पर तृणमूल कांग्रेस के नेता तापस रॉय ने कहा कि वे इस्तीफा देंगे या नहीं, ये सब उन पर निर्भर है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन बीजेपी नेताओं को पहले विधानसभा की कार्यवाही सीखनी चाहिए। निर्णय पूरी तरह से अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए अगर वह रॉय को चेयरमैन बनाने का फैसला करते हैं तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही बीजेपी को पीछे से छुरा घोंपने की बात नहीं करनी चाहिए। वे पूरे देश में इस तरह की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उन्हें ऐसा कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस में बदलाव की बयार तेजी से बहने लगी है। मध्य प्रदेश में अपनी कुर्सी संभालने में नाकाम रहे कमलनाथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे और सोनिया गांधी पार्टी की स्थायी अध्यक्ष। राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस के नेता बनाए जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये कि प्रशांत किशोर पार्टी में अहमद पटेल की जगह लेंगे। मतलब कि पार्टी के झगड़ों को सुलझाने में गांधी वाड्रा परिवार की नाकामी के बाद ये जिम्मा प्रशांत किशोर संभालेंगे। साथ ही यूपीए के सहयोगियों को एक साथ जोड़कर रखने के अलावा पीके यूपीए का विस्तार भी करेंगे। सूत्रों का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड में महासचिव रहे प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत किशोर के इस बारे में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के साथ चर्चा हो चुकी है। प्रशांत किशोर की राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा ने इस बारे में ऑनलाइन चर्चा की। बैठक के दौरान पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। सूत्रों ने कहा कि ये बैठक पंजाब या उत्तर प्रदेश चुनावों के बारे में नहीं थी, बल्कि कुछ बड़ा होने के बारे में थी। इस बात के संकेत हैं कि प्रशांत किशोर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को लड़ाई के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले अनुमान ये लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी पंजाब या उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव पर चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कमलनाथ गांधी परिवार के करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं और कई मौकों पर संकट मोचक साबित हुए हैं। कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। इसके बाद सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा बन गई थीं, लेकिन अभी तक कांग्रेस स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा पाई। प्रशांत किशोर की करीब 1.5 घंटे तक चली मुलाकात के बारे में कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। इस मुलाकात की अहमियत इस मायने में भी काफी अहम है कि शरद पवार राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने के प्रयास में हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने कुछ सप्ताह पहले किशोर से मुलाकात भी की थी। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने राहुल गांधी से किशोर की मुलाकात को ज्यादा तवज्जो न देते हुए कहा कि किशोर पंजाब के मुद्दे पर बातचीत करने नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता हैं, सभी तरह के लोग उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। इस मुलाकात का मतलब ये नहीं है कि प्रशांत किशोर पंजाब के मामलों पर बातचीत करने के लिए आए थे। रावत ने कहा कि पंजाब के मामले पर वह राहुल गांधी से बात करेंगे। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले अधीर रंजन चौधरी की जगह राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता बना सकती है। हालांकि अभी इसका फैसला संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में लिया जाएगा और ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि राहुल गांधी लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कल तक शरद पवार के साथ गलबहियां देकर घूम रहे प्रशांत किशोर ने एकदम से पलटी मार दी और गांधी वाड्रा के दरबार में सज गए। तैयारी कांग्रेस में अहमद पटेल की जगह लेने की है। मतलब प्रशांत किशोर कांग्रेस के ट्रबल शूटर बन सकते हैं। इस बात की भनक लगते ही शरद पवार की बेचैनी जरूर बढ़ गई होगी। इसी वजह से संजय रावत ने अपनी तरफ से बड़ा बयान देकर सनसनी फैला दी। संजय रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। संजय रावत ने कहा कि जब तक विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं आता तब तक कोई चांस नहीं है। हालांकि शिवसेना सांसद ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले एनसीपी प्रमुख शरद पवार सबसे सही उम्मीदवार हैं। संजय रावत ने कहा कि 2024 में बिना किसी बड़े चेहरे के नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल होगा। शरद पवार इसके लिए ही सही विकल्प है।
शिवसेना सांसद ने कहा कि राहुल गांधी एक बड़े कांग्रेस नेता हैं, लेकिन उनसे भी बड़े नेता भी मौजूद हैं। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस में भी लीडरशिप को लेकर संकट है, इसीलिए अभी तक पार्टी प्रेसिडेंट नहीं चुन पाई है। पीके को लेकर संजय राउत ने कहा कि प्रशांत किशोर ने बंगाल में अच्छा काम किया है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का कहना है। तृणमूल कांग्रेस और प्रशांत किशोर का एक एग्रीमेंट भी हुआ था। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में प्रशांत किशोर ने काम किया था, हमारे साथ भी कुछ काम किया था। संजय राउत ने कहा कि मुझे मालूम नहीं क्या करना चाहते हैं, देश के विपक्ष को साथ लाने में बड़ा योगदान कर सकते हैं। अगर कोई गैर राजनीतिक नेता ऐसा काम करे तो उसको सब लोग मान्यता देते हैं। संजय राउत का कहना है कि मोदी जी का चेहरा बहुत अहम है। दूसरी लहर जो आई है उसके बाद मोदी की लोकप्रियता में थोड़ी कमी आई है, लेकिन वो मोदी हैं, आज भी प्रधानमंत्री मोदी हैं, देश के सबसे बड़े नेता हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत का ये बयान तब आया जब बीते दिन ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। इस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रशांत किशोर समूचे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों में लगे हैं। कुछ वक्त पहले ही प्रशांत किशोर और शरद पवार की कई मुलाकातें हुई थी। इन मुलाकातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट विपक्ष बनाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र की सरकार में साझेदार हैं। इससे पहले भी संजय राउत कई बार शरद पवार को विपक्ष का प्रमुख नेता बनाने की वकालत कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।